नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज मैं कुछ मिथ बस्ट करने की कोशिश करूंगा, स्पेशली फॉर आवर सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बिल्डिंग ताजमहल के बारे में। आप सब जानते होंगे ताजमहल इज़ ए सिंबल ऑफ लव। तो जितने भी लवर्स हैं उनका ड्रीम रहता है कि वो ताजमहल जाकर एक पिक्चर लेके आएँ और जिसको वो एक हसीन याद के रूप में संजो के रखें। तो जी हाँ, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ताजमहल कब बना और क्यों बना, इसके पीछे रीज़न क्या था और क्या क्या कंट्रोवर्सी है, क्या क्या मिथ हैं जो फैल रहे हैं ताजमहल को लेकर। तो ताजमहल का निर्माण सन 1632 में एम्परर शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, उनकी बेगम मुमताज़ महल की याद में। और वो मुमताज़ महल से इतना प्यार करते थे, उसकी इंतहा थी कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो महाराजा साहब कई महीनों तक अपने तंबू से बाहर नहीं निकले थे। जब वो निकले थे तो उनकी वेशभूषा देखकर ये बिलीव नहीं हो रहा था कि इनकी एज मात्र अभी 45 साल की, वो लग रहे थे बहुत बूढ़े हो गए हैं। ऐसा उस टाइम के हिस्टोरियन ने डॉक्यूमेंटेड किया है। चलो बहरहाल उस स्टोरी को हम ट्रू मान लेते हैं और मान लेते हैं कि ओके, उनकी वाइफ थी, उनसे बहुत प्यार करते थे और उनकी वाइफ की मेमोरी में उनने ऐसा बिल्डिंग तैयार करवाया, एक यूनिक बिल्डिंग, जैसा बिल्डिंग दोबारा बना ही नहीं इस विश्व में। तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 40,000 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ी थी, जिनको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों से बुलाया गया था। जैसा कि हिस्टोरियन बोलते हैं, उस टाइम के हिस्टोरियन, कि इन कारीगरों को डिफरेंट कंट्री से बुलाया गया था, स्पेशली तुर्क तुर्क से आए थे, कुछ को ईरान से बुलाया गया था, कुछ कारीगरों को यूएस से भी बुलाया गया था। तो उसमें कई सारे आर्टिशियंस थे जिन्होंने उन पर स्पेशल कारीगरी की है उस मार्बल पे, राइट। इसके अलावा यहाँ के लोकल मजदूर थे। टोटल मिला के 40,000 लोगों ने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 20 साल तक काम किया। आप सोचो, ये बिल्डिंग बनने में 20 साल लगे और 20 साल के बाद में ये एक यूनिक स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ, जो कि आज विश्व का 7वां अजूबा है, उसमें शामिल हो चुका है। हालांकि ऐसे हजारों और मॉन्यूमेंट्स हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड, इससे भी बहुत पुराने हैं और बहुत इंपॉर्टेंस के हैं, फिर भी हर साल यहाँ पे करीब करीब 10 मिलियन लोग बाहर से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं इंडिया में। एवरी ईयर का ये डेटा है जिसे आप असेस कर सकते हो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ 1983 में। फर्स्ट टाइम इसको वर्ल्ड हेरिटेज में नॉमिनेटेड किया गया और शामिल किया गया। 1960 तक ताजमहल को देखने के लिए कोई भी टिकट नहीं लगती थी और ये 24 आवर्स खुला रहता था। बट आज की कंडीशन ये है कि इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट टिकटेड मॉन्यूमेंट, जो कि केवल 5 दिन खुलता है, स्पेशली मून लाइट में नाइट के टाइम। एवरी मंथ ओनली 5 days फॉर 400 पीपल, केवल 400 लोग उसमें भी अलाउड होते हैं और बैच पर बैच के हिसाब से भेजे जाते हैं। एक बैच में 40 लोगों को भेजा जाता है। ऐसे पुट टुगेदर 10 बैच उस नाइट में विजिट कराए जाते हैं ताजमहल में। तो टोटल 5 डे इन ए मंथ ये ओपन होता है, स्पेशली नाइट में अगर आपको ये ताजमहल विजिट करना है। तो आज की कंडीशन ये है कि आज वहाँ पे नॉर्मल रेट जो टिकट का है ताजमहल का, वो फॉर इंडियन रेजिडेंट्स 250 से लेके 500 तक जाता है। फॉरेनर के लिए ये वही हो जाता है $50 से लेके $250, राइट। दैट इज द नॉर्मल प्राइस, कॉमन प्राइस। इफ यू वांटिंग सम स्पेशल एंट्री तो तुम्हें उससे भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो अब इस ताजमहल के बनने की पीछे की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। मैं इसको थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, जैसा कि उस टाइम के हिस्टोरियन ने लिखा है, तो उसे एक्सप्लेन करने में कम से कम कुछ नहीं तो मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे। बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम, सो मैं ब्रीफली जाना चाहूँगा। तो ताजमहल बनने का मेन रीज़न क्या था? उसका मेन रीज़न यही था कि शाहजहां का अपनी बेगम के प्रति प्यार।
उस प्यार के चलते हुए उनने उठा के ये पूरा मोन्यूमेंट बनवा दिया, जैसा मोन्यूमेंट अब बनना पॉसिबल नहीं है, और उसके बाद किसी और ने उसे बनाने की कोशिश भी नहीं की। तो उनकी जो बेगम थी उनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिनको फेमसली हम जानते हैं मुमताज महल से। उनकी जब मृत्यु हुई थी तो उनकी एज मात्र थी 39 साल की, और वो अपने 14वें बच्चे 14th सन को डिलीवर कर रही थी। 39 साल पे 14वें बच्चे को पैदा कर रही थी। और जब ये इंसिडेंट हुआ उस समय शाहजहां एक वार कैंपेन में चल रहा था, उन्हीं के साथ में ये उनकी बेगम भी साथ में ही थी। और ये कहानी है बुरहानपुर मध्य प्रदेश की, जहां पर उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई, और उसमें वो वार जोन में थे। इस सदमे से महाराजा साहब, हम कहेंगे उस टाइम के वही एम्परर साहब, कई महीनों तक बाहर निकले, जैसा कि हिस्टोरियन ने डॉक्यूमेंटेड किया है। उसके बाद जब वो निकले तो उनने बताया कि उनकी बेगम की लास्ट इच्छा थी कि उनके लिए एक मकबरा बनाया जाए। तो उस मकबरे को ना बनाकर उनने स्पेशली एक ये मॉन्यूमेंट बनाने का विचार किया। और ऐसा भी माना जाता है, इट मे बी ए ट्रू और इट मे बी ए फॉल्स, बिकॉज देयर इज नो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ अबाउट दिस, कि इसकी जो डिजाइन, जो ताजमहल की डिजाइन थी, वो एम्परर साहब ने सपने में ही सोच ली थी। मतलब सो के जब जगे थे तो उनने वो डिजाइन तैयार कर दी थी, ऐसा कुछ माना जाता है। और ऐसा लिखा भी है, कई सारे हिस्टोरियन ने भी इस फैक्ट को साइट किया है। एनीवे, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो ऐसा बोला जाता है कि शाहजहां साहब के सपने में इसकी डिजाइन आ गई थी, और उस डिजाइन को उनने इम्प्लीमेंट करवाया इन वर्कर्स के थ्रू, जिसकी आज जीती जागती मिसाल है ताजमहल, जो वहां पे खड़ा हुआ है। अब ये जैसे ही बन गया, उसके बाद कई सारे कंट्रोवर्सीज भी इसके पीछे मतलब लागू हो गई। जैसे ही यहाँ पे अंग्रेजों का शासन आया इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, उसी के दौरान ये कई सारी फिलोसॉफीज बनना स्टार्ट हो गई। तो पहली जो कंट्रोवर्सी है, जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है इस ताजमहल को लेकर, वो है कुछ लोग मानते हैं कि ये ताजमहल ना होकर तेजो महल है। तेजो महल मीन्स एक थियरी इसमें उस टाइम के हिस्टोरियन आरसी मजूमदार ने एक आर्टिकल छापा था, इसमें उन्होंने क्लियर कहा था कि ये ताजमहल ना होकर तेजो महल है। और उसमें उन्होंने कई सारे फैक्ट्स भी दिए थे कि इसके अंदर का स्ट्रक्चर कुछ हिंदू टेम्पल से मिलता जुलता है, और इसका अर्लियर नेम कुछ और था। पहले इसको रोजाए मुनव्वरा बोलते थे, जिसका मीनिंग, जो ये उर्दू वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कि यूनिक बिल्डिंग। तो रोजाए मुनव्वरा बोलते थे, उसको भी उन्होंने साइड किया और बोला कि नहीं, ये इसका नाम ओरिजिनली ताजमहल था ही नहीं, ये ताजमहल वर्ड तो पीछे से जोड़ दिया गया है। तो इस हिस्ट्री पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई, उस टाइम के हिस्टोरियन की आपस में डिबेट हुई, बट देयर वाज नो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ टू प्रूव दैट वेदर इट्स ए ताजमहल और वेदर इट्स ए रोजाए मुनव्वरा। तो जो कहानी पहले से मिथ ऐसे ही लोगों के द्वारा चल रही थी ना, वही वर्ड टू वर्ड स्टोरी फ्रॉम ट्रेडिशनली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो उस जनरेशन में भी जो इंडिया में रह रहे हैं वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड है। कुछ मानते हैं कि दैट इज ए रियल symbol of love and it was actually manufactured by the emperor शाहजहां। वहीं दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं, ये एक तेजो महल है। उसके बाद एक बुक छपी 1989 में, वो बुक छापी थी इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर, मैं नाम बताना चाहूँगा, उनका नाम था पुरुषोत्तम नागेश ओक। तो ओक ने 1989 में एक बुक छापी जिसमें उन्होंने क्लियरली कई सारे फैक्ट्स रखे, जो फैक्ट्स ऐसे प्रतीत होते हैं कि हाँ वाकई में ये ताजमहल ना होकर एक हिंदू मॉन्यूमेंट है। उसमें क्लियरली उन्होंने बोला कि ये ताजमहल ना होकर एक तेजो महल है। तेजो महल दैट मीन्स उन्होंने जो साइट किया वो बोला कि इट इज एन एंशिएंट शिवा टेम्पल। ये एंशिएंट शिवा टेम्पल है क्योंकि इसके अंदर की जो दीवारें अगर आप देखोगे ध्यान से, वो सारी दीवारें हिंदू स्ट्रक्चर से मिलती जुलती है। केवल उसके ऊपर जो टॉम लगा दिए हैं, चारों जो गुंबद लगे हुए हैं बाहर से, वो केवल इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है, बाकी सारा जो था वो एक टेम्पल का ही पर्सन लगता है। तो इसको तेजो महल बोलते हैं। फिर इस स्टेटमेंट पे और उस बुक पे भी कई सारी कंट्रोवर्सी हुई, कई सारी डिबेट हुई। तो कुछ लोगों ने उन पे भी ब्लेम लगा दिया, मतलब हिस्टोरियन
नागेश के ऊपर भी लगा दिया कि यू आर नॉट ए हिस्टोरियन, यू आर माइथोस्टोरियन, मीन्स आप केवल मिथ फैला रहे हो, इट्स नॉट ए मिथ। अब अगर मिथ की बात करेंगे तो वर्ल्ड में बहुत सारे मिथ हैं और बहुत सारे कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो ऐसे मिथ्स हैं जिनको हम फैक्ट्स भी मान लेते हैं। जैसे कि एक स्टोरी थी कि ग्रीक के बारे में बहुत सारी स्टोरियां आती हैं। एक ग्रीक स्टोरी आई थी कि इकारस एंड उसके सन ने जब एक भूल भुलैया बना के तैयार की थी। उसने तो भूल भुलैया बनाई थी राजा के लिए कि कोई बाहर का सैनिक आएगा तो उसमें फंस जाएगा, उसको मार लेंगे। पर राजा ने कहा क्यों ना इसका टेस्टिंग इसी पे किया जाए जिसने बनाया है। तो इकारस और उसके सन को उसी भूल भुलैया में छोड़ दिया गया। तो अब उसने भूल भुलैया तो बना दी पर उसका तोड़ नहीं जानता था कि निकलेंगे कैसे। तो उसने और उसके सन ने एक आइडिया लगाया, क्यों ना हम वैक्स से एक विंग तैयार करें और अपने पीठ पे लगा लें और उससे उड़ के इस भूल भुलैया से बाहर निकल जाए। तो उस मिथ में ये क्लियरली बोला गया है कि उनने एक वैक्स से बना के एक विंग बनाई थी। उस विंग के सहायता से वो भूल भुलैया से बाहर निकले और पास में ही समुद्र था, उसको पार करके उनने जान बचाई। तो उसमें इकारस तो सक्सेसफुल हो गया, मतलब अपने आप की जान बचाने के लिए। उसका जो सन था वो ओवर एक्साइटेड हो गया व्हाइल ही वाज फ्लाइंग, तो वो इतना ऊंचा चला गया कि उसकी वैक्स मेल्ट कर गई ड्यू टू द सनलाइट और वो डायरेक्ट वहां से समुद्र के नीचे गिरा और मारा गया। अब इसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है बट स्टिल सो मेनी पीपल आर साइटिंग दैट स्टोरी। तो मिथ होते होते आज ट्रू बन गया, उसको एक फैक्ट्स की तरह लेते हैं। ऐसे ही ये दोनों जो कहानी है वो भी एक मिथ की तरह ही, अगर आप मिथ ही मान लो एक तरह से, तो जब मिथ है कई सारे लोग उससे एग्री भी करते हैं और बिलीव भी करते हैं कि हाँ भाई ये तेजो महल होगा। ऐसे एक मिथ चला था कि भाई ये जब ये ताजमहल बनके तैयार हो गया तो शाहजहां ने सोचा कि अब ऐसी बिल्डिंग कहीं और वर्ल्ड में ना बन जाए। उसने जितने भी 40,000 लोग वहां पे काम किए थे उनके हाथ कटवा दिए थे। ये भी एक मिथ था। तो कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि इट वाज ए मिथ और कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं भाई ये ट्रू था। अब जो कहते हैं कि इट वाज नॉट ट्रू, इट इज ए मिथ, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों नहीं था उसके पीछे वो लॉजिक देते हैं कि नहीं भाई ताजमहल के आसपास एक ताज नगरी भी बनाई गई जहां पर वो सारे शिल्पकार आज भी हैं। ये ट्रू है, आज भी शिल्पकार हैं आगरा में, क्योंकि मैं भी पर्सनली आगरा से ही हूं। तो वहां शिल्पकार है, शिल्प सिटी है, वहीं कई जनरेशन से वो लोग शिल्पकारी करते हुए चले आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इसको आप डायरेक्टली ऐसे जोड़ नहीं सकते कि उस टाइम पे मुगल एम्परर ने उन कारीगरों के हाथ नहीं काटे होंगे। अब उसमें दूसरा लॉजिक भी देते हैं, उसमें कहते हैं नहीं नहीं हाथ नहीं काटे गए थे। मुगल एम्परर ने बोला था कि उनसे एक बॉन्ड करवाया था कि आप ऐसी बिल्डिंग आप कहीं नहीं बनाओगे, उसके लिए हम आपको आजीवन वेतन देंगे, आपको कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे राज्य में रहो, हम आपको आजीवन वेतन देंगे, आराम से घर पे रहो, खाओ पियो और मस्त रहो, कहीं काम करने की जरूरत नहीं है। ये कहीं तक लॉजिकल लगता है, ये कहीं तक लॉजिकल लगता है कि आपने बॉन्ड भरवा लिया 40,000 लोगों से कि आप कहीं काम नहीं करोगे और आपके पास बहुत खजाना है, भाई आप यहाँ आए हो इंडिया में लूटपाट करके बहुत सारा खजाना तो जोड़ ही लिए हो, तो खजाने से आपने उनको 40,000 लोगों को जिंदगी भर खवाया हो, खिलाया हो, जैसे उन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ी हो काम करने की, तो दूसरा मॉन्यूमेंट बन के तैयार नहीं होगा। इसमें कहीं तक लॉजिक लगता है बट दैट आल्सो नॉट 100% ट्रू, ऐसा कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी। एज मैंने कहा तेजो महल कुछ लोग मानते हैं इसमें तेजो महल है, कुछ कहते हैं कि नहीं है। अब जो नहीं भी कहते हैं उनके पास में कोई वैलिड प्रूफ नहीं है जिससे अपने स्टेटमेंट को सत्य साबित कर पाए। और जो तेजो महल कहते हैं वो केवल आर्किटेक्चर को देखकर ही साइड करके ही बोल रहे हैं कि इट इज ए तेजो महल। तो किसी के पास में भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है कि अपने इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर सके। उनने तेजो महल बोला तो उसका जो दूसरा स्टोरियन है उसके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो इसको क्रॉस क्वेश्चन कर सके कि नो इट्स नॉट तेजो महल, इट्स रियली ताजमहल। तो उसके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट एविडेंसेस नहीं है। इसके अलावा तीसरी जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी थी कि एक टाइम पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स, ये नाम आपने सुना होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स वही गवर्नर जनरल है जिसने सती प्रथा को बंद किया था। यहाँ पे इंडिया में सती प्रथा चलती थी, हालांकि उसको कुछ लोग कुप्रथा मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नो इट वाज द ट्रेडिशन, राइट, वाज ए ट्रेडिशन। जब भी कोई किसी वाइफ का हस्बैंड मर जाता था तो वाइफ भी उसके साथ अपनी
जान दे देती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि समाज उसको किसी और दूसरे तरीके से देखे। हालांकि कुछ लोग उसको कहते हैं कि नहीं, दैट वाज दी राइट प्रैक्टिस, और कुछ लोग मानते हैं कि इट वाज नॉट राइट प्रैक्टिस, क्योंकि वहां पे कंपल्सन बन जाता था औरत के लिए, जबरदस्ती मरना जाए वो चाहती थी या नहीं चाहती थी, फिर भी उसको हस्बैंड के साथ में जलना पड़ता था। तो मैं मानता हूँ, चलो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अगर वो प्रथा खत्म हो गई तो नो प्रॉब्लम, बट इसके अलावा कई सारी और प्रथा चल रही थी जो जो कि आज तक खत्म नहीं हुई, उस पर कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि अगर बोल देगा तो क्रिमिनल कहलाएगा। इवन मैं भी नहीं बोल सकता यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अगर मैं बोलूंगा तो कल को मेरे को लोग बोलेंगे कि नहीं, यू आर टारगेटिंग टू पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड यू आर फुल्ली क्रिमिनल, तो मैं उस पर भी कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हालांकि सती प्रथा खत्म हो गई, ओके, वी आर एग्री दैट ओके सम पीपल, कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में हम कहते हैं कि ये गलत है, बट कुछ प्रथाएं होती हैं जिनको ट्रेडिशनली हमको फॉलो करना होता है। कुछ चीजें होती हैं जिनका आंसर साइंस के भी पास नहीं है, भाई साइंस वहां पे फेल हो जाती है। हम कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, बट दे डू रियली एग्जिस्ट, और वहां पे जाके साइंस फेल हो जाती है। अब साइंस कहे कि नहीं भी ये भी मिथ है, तो भाई मान लेते हैं मिथ है। जब आप पे होगा किसी साइंटिस्ट के ऊपर चढ़ाए, तो फिर साइंटिस्ट उसको बोले कि इट इज ए मिथ, ये भगड़े, ये मतलब बहाना बना रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, यानी भी उसको छोड़िए, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। नाउ कम टू द थर्ड मिथ। एक मिथ हुआ, जैसे मैंने गवर्नर जनरल की बात की, लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स, वो फर्स्ट हाफ सेंचुरी ऑफ 19th सेंचुरी में जब बढ़ता हुआ आगरा की तरफ बढ़ा हुआ दिल्ली से, जब वो आगरा पहुंचा तो आगरा में एक रॉयल हमाम था, हमाम जैसे कहते हैं बाथिंग एरिया, तो बाथिंग एरिया पूरा संगमरमर का बना हुआ था। तो उसने सोचा इसको हटा दिया जाए, तो इसका जो भी संगमरमर है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बेच दिया जाए, जिससे कि पैसा भी जनरेट हो जाएगा और ये एरिया भी साफ हो जाएगा। उसने सोचा सही, पर उसके सोचने को लोगों ने उसको रूमर फैला दिया। पहले ये रूमर केवल वहाँ के सैनिकों के बीच में फैला, जो सैनिक इंडिया के ही थे, जो कि अंडर मुगल एम्परर मीन्स सॉरी पहले मुगल एम्परर के अंदर काम कर रहे थे, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया तो उसके अंडर काम कर रहे थे। जब रूमर फैला सैनिकों के बीच में कि नहीं, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स ताजमहल को काट कर बेचना चाहता है, तो ये खबर धीरे धीरे आग की तरह फैली। जब ये फैलकर कोलकाता पहुंची, जब कोलकाता उस समय राजधानी हुआ करता था इंडिया का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर राज किया तो उनकी जो कैपिटल थी वो कोलकाता में थी। तो कोलकाता में जो खबर पहुंची तो ये कोलकाता के इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपी, और जब ये इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपी तो बहुत बुरी तरह से लोगों के बीच में फैली, लोगों में गुस्सा भी हुआ। बट जब इसकी खोजबीन हुई तो कुछ हिस्टोरियन ने भी इस कहानी को एक थ्योरराइज किया, उनने इसको थियरी बना लिया। एक थियरी बन गई कि हाँ भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स एक बहुत ही कुशासक था, जिसे हम कहें कुशासक था। उसने सोचा था कि ओके, वी विल सेल दिस ताजमहल एंड विल गेट सम रेवेन्यू आउट ऑफ इट। तो 3 हिस्टोरियन ने इसको साइट किया। पहला स्टूडेंट जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा, पहला स्टूडेंट थे E.V. हवेल्स। उन्होंने 1908 में एक बुक छापी थी, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। उसमें ये बात क्लियरली उन्होंने साइट की है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स ने एक टाइम में चाहा था कि इस ताजमहल को काट कर इससे कुछ रेवेन्यू जनरेट किया जाए। इसी बात को दोबारा साइट किया गया G.T. गैरेट ने इन द बुक कॉल्ड लीगेसी ऑफ इंडिया इन 1937। The same statement was taken and it was cited by a second author. Then finally it was cited in 1948 by S.G. Robinson in the book of British Achievement in India. तो इन सारे 3 हिस्टोरियन ने जब इस बात को, इस फैक्ट को साइट किया, तो लोगों ने इसको ट्रू मानना स्टार्ट कर दिया। कहते हैं ना, जब कोई भी झूठ हम कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं, तो एक टाइम के बाद में वो झूठ क्या होता है ना, सच में साबित हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा एज ए न्यूट्रल स्पेक्टेटर, मैं कहना चाहूंगा आइदर इट इज ए मिथ और इट इज ए ट्रुथ। अगर लोगों ने साइट किया उस टाइम में, उन टाइम के लोगों ने साइट किया, तो उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना किसी सच्चाई के कोई भी लिटरेचर लॉन्ग टाइम पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं आज झूठ लिखूं, किसी अपने पेपर रिसर्च आर्टिकल में झूठ लिखूं, इट कैन नॉट सर्वाइव फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। विद इन 10 ईयर्स और 15 ईयर्स कोई आएगा और मेरी उस कहानी को क्या करेगा, क्रॉस क्वेश्चन करेगा, और मेरे को अपना कहानी वहां से निकालना पड़ेगा हिस्ट्री से। तो आज तक उसका वायलेशन नहीं हुआ उनकी थियरी का, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें तो
सच था। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग्स ने चाहा था कि शायद ताजमहल को काटकर इससे संगमरमर जो है उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे भी। और और जैसा हम ताजमहल को देखते हैं इतने साल होने के बावजूद भी संगमरमर पे कहीं भी रस्टिंग नहीं आई है। इसका मतलब कि बहुत ही हाई ग्रेड संगमरमर का यूज किया गया था इसको बनाने में, जो कि आज तक चमकता है। उसको साफ करने के लिए किसी भी टाइप की डिटर्जेंट की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपली बस वाटर वॉश कर दो और ये चमकता रहता है। ये खासियत है ताजमहल की। तो ये भी एक थर्ड बहुत बड़ा मिथ था, मिथ कहूं या ट्रू कहूं, ट्रू इंसिडेंट कहूं या मिथ कहूं। इवन आई एम ऑल्सो कंफ्यूज बिकॉज आज जब मैंने इस पे बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारी किताबें मैंने रिफर की, जो मैंने अभी किताबों के नाम लिए उनमें भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं एज इट इज। तो मेरा जहां तक मानना है कि ये मिथ ना होकर कुछ तो कुछ इसमें सच्चाई है जिसे लोगों से छुपाया गया और आज तक र्यूमर में हमको मतलब घुमाया जा रहा है। जब आप ताजमहल घूमने जाओगे वहां पे जितने भी एजेंट आपको मिलेंगे जो उसके ताजमहल के बारे में बताएंगे, वो जरूर आपको ये कहानी सुनाएंगे कि 40,000 लोगों ने काम किया था, 20 साल काम करने के बाद ये ताजमहल बना। उसके बाद 40,000 लोगों के हाथ कटवा दिए गए क्योंकि ये दूसरा मोन्यूमेंट नहीं चाहते थे एम्परर साहब, किसी भी वर्ल्ड के कोने में ऐसा मोन्यूमेंट नहीं बनना चाहिए। हालांकि एक तरफ ये खुशी की बात है कि भाई आज ये ताजमहल विश्व का 7वां अजूबा है, बट अगर ये कहानी कल को डीक्लासिफाई होकर अगर सच्चाई सामने आती है लोगों को तो क्या मैसेज जाएगा। हालांकि मैं इस पे अभी कोई इस पॉइंट पे कमेंट नहीं करूंगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। आप क्या समझते हो इन मिथ के बारे में जो मैंने आज आपको बताए, तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अपना जेन्युइन फीडबैक दीजिए। क्या आप मानते हैं कि ये मिथ है? क्या आप में से कितने लोग मानते हैं कि ये सच है? प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।